Your mind is the most powerful and the strongest healer of your body. So be positive and keep healing yourself. आज मंथन में मैंने एक ऐसे ही हीलर को आमंत्रित किया है जो कि हमारी फाउंडेशन को यानी हमारे बचपने को हील करती हैं और उन्हें स्ट्रांग रहना सिखाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बचपने को कैसे हील कर सकता है कोई और कैसे स्ट्रांग बना सकता है। तो आज मैंने आमंत्रित किया है एक पेडोडेंटिस्ट को, जिनका काम है हमारे जो बचपनों में जो हमारे दांत होते हैं, दूध के दांत, उनको मजबूत कैसे रखा जाए, उनमें कैविटीज कैसे ना लाए जाए, इन तमाम चीज़ों की जानकारियाँ देती हैं। साथ ही दूध के दांत कितने इम्पॉर्टेंट हैं इसके बारे में भी वो लोगों को अवेयरनेस पहुंचाती हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा गुरनानी जी, जो कि द कॉन्फिडेंट स्माइल की फाउंडर हैं। तो ऐसा करते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की आज कोशिश करते हैं कि बच्चों के दूध के दांत कितने इम्पॉर्टेंट हैं और डाइट का क्या रोल है हमारे दांतों की सुरक्षा के लिए। तो डॉक्टर साहब, देयर गोज अ रिक्वेस्ट, लेट्स टॉक टू यू। या Yeah. वेलकम डॉक्टर। Thank you. Sorry, वो I don't know somehow वो छूट गया बीच में। ये इंटरनेट है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपने काम का कुछ कर सकते हैं। बताइए। डॉक्टर, चूंकि आज हम बच्चों के दांतों के बारे में बात करने वाले हैं, तो मुझे Yeah. आपसे ये जानना था कि जो हमारे दूध के दांत होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूजुअली हम दूध के दांतों को इतना तवज्जो नहीं देते। अगर दूध के दांत में कीड़े पड़ भी गए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तो ये कुछ सालों में हट जाएंगे, जो हमारे असली दांत आएंगे वो स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, इसलिए इनकी चिंता मत करो। बट एज अ डॉक्टर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें क्या होता है, जो दूध के दांत होते हैं, जब एक सड़ने की प्रोसेस चालू होती है, चाहे वो पीछे की दाढ़ें हो या आगे के दांत हो, दूध के दांत बचपन से ही हमें चबाना दूध के दांत से सीखते हैं। हम जो चूइंग प्रोसेस होता है उससे ही सीखा जाता है। जब हम बात करते हैं ना, तो हमारी जो टंग की मूवमेंट्स आती हैं उनको टीथ सपोर्ट करते हैं। तो जो टंग की मूवमेंट रहती है उसमें भी दूध के दांत यूज होते हैं। तो और जब आप दूध के दांत सड़ जाते हैं तो दूध के दांत सिर्फ सड़ते नहीं है, वो इन्फेक्शन नीचे तक जाता है, हड्डी तक। जब हड्डी तक वो इन्फेक्शन जाता है तो जो उसके नीचे नया दांत बन रहा होता है, जब वो बनने के प्रोसेस में होता है तो वो भी कमजोर ही आता है। जो उसके कैल्शियम मिनरल्स जो भी होते हैं उसके अंदर, वो भी सारे कम हो जाते हैं। तो जब अगर दूध के दांत स्पॉइल होते हैं, जैसे आगे के दांत ही आप गिन लो, जब हमारे आगे के दांत होंगे तो बच्चा जब प्ले ग्रुप में भी जाएगा ना, तो जब देखेगा कि दूसरों के दांत अच्छे हैं, मेरे ऐसे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस में भी फर्क पड़ता है कि मेरी स्माइल ऐसी क्यों है। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे 3-4 साल के एनकाउंटर किए हैं जो मुझे आके बोलते हैं कि दीदी मेरे टीथ व्हाइट कर दो बस, और कुछ नहीं, मेरे टीथ व्हाइट कर दो। तो जब वो उनके स्पीच में भी जो श स हम प्रोनाउंस करते हैं, मतलब दूध के दांत आप देखा जाए तो स्पीच में, खाने में, अपीयरेंस में, सेल्फ बूस्टिंग में, और नीचे के दांत भी तंदुरुस्त है, उन सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें भी क्या होता है कि जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जो वो पेन होता है ना बच्चे के लिए, वो बहुत ज्यादा अनबेरेबल रहता है। एक छोटा सा बच्चा बहुत एक पस का पेन सहन नहीं कर पाता है, हम बड़े नहीं सहन कर पाते हैं, तो हम 3-4 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना पेन सहन कर सके। तो वो क्रैंकी हो जाते हैं और वो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ ट्रीटमेंट में भी दिख जाता है, क्योंकि एक फियर होता है कि नहीं अब मुझे दर्द होगा, ऑलरेडी बच्चा इतना सहन कर चुका होता है। तो देखा जाए तो हर लिहाज में, जैसे हमारे नए दांत जो परमानेंट टीथ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही दूध के दांत इंपॉर्टेंट है। तो ये दूध के दांत, जैसे अगर मैंने बहुत सारे बच्चों के देखे, मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे को देखा कि उसके दांत में कैविटी होती है, या तो सामने के दांत खराब है या पीछे के बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहे होते हैं उनके दांत। तो या इनका ट्रीटमेंट संभव है क्या, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, आप ट्रीट कैसे करते हैं? इनका ट्रीटमेंट 3 वेज में पॉसिबल है।
जब बच्चा आता है ना, तो पहले तो मैं बच्चे को डायरेक्टली कभी चेयर पे नहीं बिठाती हूँ। पहले मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, मैं उनको अपना फ्रेंड बना लेती हूँ और उनका ट्रस्ट गेन कर लेती हूँ। वंस अ किड ट्रस्ट यू ना, तो फिर वो आपकी हर बात चुपचाप मानेगा, कभी भी आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा। उल्टा मुझे लगता है कि मुझे एडल्ट ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और डाउट करते हैं बच्चों से ज्यादा। मैं बच्चे को अगर इंजेक्शन भी देती हूँ ना मुंह में, तो बच्चे को मैं सिर्फ इतना बोलूंगी ना कि बेबी पेन नहीं होगा आपको, आप आराम से बैठना, तो बच्चा बोलेगा ठीक है आप करो, मैं ऐसे ही बैठता हूँ। और मैंने देखे हुए हैं ऐसे बच्चे। अगर आप एक बार बच्चे से फ्रेंडली वे में बात करोगे, एक बार उनके पास एक एनवायरनमेंट बना लोगे ना कि ये बहुत फ्रेंडली है, कि यहाँ ठीक है, मुझे यहाँ से कोई डर नहीं है, तो बच्चा नहीं आपको कुछ करेगा। वो जैसे ओ, व्हाइट कोट फियर होता है जो बच्चे से निकालना पड़ेगा आपको। तो अच्छा। और बाकी के भी टेक्निक्स, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि जैसे 2.5-3 साल के बच्चे आते हैं, हम्म, 2.5 साल का बच्चा आपको नहीं समझ सकेगा। तो हम्म, हम लोग जैसे जर्नल एनेस्थीसिया क्लिनिकल बेस के सेटअप पे ही देके हम उनको, लाइक जर्नल एनेस्थीसिया तो सब समझते ही है कि जब हम पूरी बॉडी को जैसे अनकॉन्शियस कर देते हैं बच्चे हम्म, को, उसमें हम एंटायर ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा होता है कि 3 साल से ज्यादा बच्चा होता है तो हम लाफिंग गैस का भी यूज कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, लाफिंग गैस एक नाइट्रस ऑक्साइड सिडेशन टेक्निक मानी जाती है, जो वो कॉन्शियस सिडेशन होती है, बिल्कुल सेफ होती है। बच्चा जाग रहा होता है, आपके साथ कमांड्स फॉलो कर रहा होता है, बस उसको पेन नहीं होगा। ओके, वो एक जोन अलग होता है ऐसे। अच्छा, बट आई प्रिफर कि अगर बच्चा मेरे साथ ऐसे ही कोऑपरेटिव कर रहा है ना, तो मैं उसे हर ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करती हूँ कि अब मैं ये करूंगी, अब यहाँ से पानी आएगा, अब मैं ये घुमाऊंगी, अब मैं ऐसा करूंगी। तो अगर बच्चा कोऑपरेट करता है, आपको ट्रस्ट करता है ना, बच्चा कभी आपको ट्रबल नहीं करेगा, इंक्लूडिंग स्पेशल किड्स। वो तो सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। हाँ, मुझे स्पेशल बच्चों के लिए पूछना था। जो नॉर्मल हम बच्चे देखते हैं वो बच्चे ही नहीं कोऑपरेट करते हैं यूजुअली। जब कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है तो मैंने हाँ देखा है, उन्हें बहुत दहाड़े मार के रोते हुए देखा है। तो वो जो हाँ, स्पेशल बच्चे होते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? उनको भी बस यही चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, बस उनके साथ एक लविंग वे में आप बात करो। सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव वो बच्चे होते हैं। हाँ, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनमें भी नहीं कोऑपरेट करते हैं, तो फिर देन जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हाँ, होते हैं, वो हाँ, थोड़े एग्रेसिव रहते हैं। हम्म, ऑटिस्टिक बच्चे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एग्रेसिव पाए जाएंगे। तो उन राइट, बच्चों में हम जर्नल एनेस्थीसिया के वे थ्रू कर देते हैं फिर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पर फिर पहला उसके ट्राई बाद यही फिर रहता है कि, हाँ, हाँ, पहला ट्राई यही रहता है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें बिना कोई सब्स्टिट्यूट्स यूज किए ऐसे। अच्छा, जैसे हमारे एडल्ट्स के दांतों में क्या होता है, जब कभी कैविटी होती है तो फिलिंग कर दी जाती है। हाँ तो क्या दूध के दांतों की भी फिलिंग आप करते हैं? हाँ, अगर आप जैसे आप आते हैं डॉक्टर के पास, कैविटी इनिशियल स्टेज में है, अभी हम्म, नीचे तक नहीं पहुंची है। जैसे हमारे दांत के 3 लेयर्स हम्म, होते हैं, पहला हम्म, लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। तीसरे लेयर जो होता है ना, उसमें नर्व सप्लाई और ब्लड और नर्व्स होते हैं, जी, जिसकी वजह से वो पेन रहता हम्म, है। बट जब अगर फर्स्ट सेकेंड लेयर तक सड़न पहुंच रही होती है हम्म, ना, तो हम पहले कंजर्वेटिव वे में ही उसको ट्रीट करते हैं, उसमें भी फिलिंग पॉसिबल है। हल्का सा बच्चे को खाना फंसा, कुछ पेरेंट्स देखते हैं कि नहीं हल्का सा ब्लैक हुआ है, मुझे ले जाना है, हम्म, तो जब वो ले आते हैं उसी स्टेज पे, तो उस स्टेज पे कंजर्वेटिव आराम से ट्रीटमेंट, वो फिलिंग वाली ट्रीटमेंट हो सकती है, और वो मैं बेहतर मानती हूँ। अच्छा, 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 बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतर। अच्छा डॉक्टर, ऐसे ना बहुत सारे मिथ्स हैं जो मुझे लग रहा है कि मैं आपसे आज बात कर लूं। देखिए, बोलिए। कई बार कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज में मैंने सुना है कि वो दांत के साथ पैदा हुए। आपको पता है हमारे भारतवर्ष में ऐसे हाँ बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हाँ हुए होते हैं। अगर हाँ बच्चा दांत के साथ पैदा हो तो उसके लिए एक अलग ही एक लाइफ उस बेचारे की मुश्किल वाली हो जाती है कि ये हाँ बच्चा हाँ। ऐसा, ये बच्चा वैसा। और कुछ बच्चों के ना 2-3 महीने में ही जो मतलब अनबिलीवेबल सा होता है, उनके दांत आ जाते हैं। तो मैं आपसे यस। ये जानना चाह रही हूँ कि इन बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्योंकि अगर न्यू बॉर्न बेबी विथ टीथ पैदा हो तो उसके लिए तो दूध पीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मतलब माँ को हाँ फीड कराना एक बहुत बहुत बड़ा टास्क हो हाँ। जाएगा। अभी ये लास्ट मंथ ही मेरे पास ये केस था, लास्ट टू लास्ट मंथ ही हम्म, 20 डेज का बच्चा आया था। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कुछ स्पेशल होते हैं या इनको अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, नहीं। दांत का जब दांत बनता है, वो फॉलिकल बाहर होगा तो पहले फूट जाते हैं दांत, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जब ऐसा बच्चा आता है ना, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि दांत हिल रहा है कि नहीं, हम्म, क्योंकि वो दांत सिर्फ मसूड़ों से अटैच्ड होते हैं।
तो दांत जब मसूड़ों से अटैच हो ना, तो वो फीडिंग में तो दिक्कत करते ही हैं, प्लस निगल जाने का भी, बच्चा निगल जाए उसका भी रिस्क रहता है। ओह, तो इन दांतों को हमको रिमूव करना पड़ता है। मुझे नहीं पता, मतलब उस बच्चे में पता नहीं रहता है कि ये एक्स्ट्रा दांत है कि नए दांत वापस दूध के ही आएंगे कि नहीं, क्योंकि हम इतने छोटे बच्चे को रेडिएशन एक्सपोजर नहीं देते हैं, राइट। एक्सरेज वगैरह हम नहीं हम्म। लेते हैं। तो जब ये दांत हिल रहे होते हैं ना, मेनली वो दांत नीचे के होते हैं जो आते हैं, जो हम्म। बच्चों में पाए जाते हैं। जी जी। तो वो दांत नीचे के होते हैं। हाँ, हम उनके पीडियाट्रिशियन से मिलके एक उनको विटामिन के का इंजेक्शन दिलवा देते हैं, क्योंकि जब बेबी न्यूबॉर्न होता है ना, तो उसमें जो खून बंद करने के तत्व चाहिए होते हैं ना, वो नहीं हम्म। होते हैं, पूरे प्रमाण में नहीं हम्म। होते हैं। तो उनमें क्या किया जाता है, उनको एक विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। जब दांत हिल रहा हम्म। होता है, मतलब वो मसूड़े में ऐसा होता है, तो उनमें इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बस हम एक जेल लगा देते हैं, नंबिंग जेल होती है, सुन करने की जेल होती है, वो लेके हम्म। हम कॉटन से ही वो दांत निकाल सकते हैं आराम से। और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं रहती है, और बच्चे की हीलिंग कैपेसिटी तो इतनी अच्छी होती है कि आप 3 दिन में वापस हील हो जाता है वो सब कुछ, वो घाव जो वाह। होता है। वाह। तो कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता है, बस वो स्टेरिलाइजेशन के, आप साफ सुथरा रखो, हैंड सैनिटाइज करो, उस हिसाब से बच्चे को आप विटामिन के का इंजेक्शन दे दो, आप बच्चे के आराम से दांत निकाल सकते हो। तो मम्मी जो मदर होती है उनको भी फीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी, और निगल जाने का भी रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चा अगर दांत निगल जाएगा ना, तो चौकअप हो जाएगा यहाँ से, तो ब्रीदिंग में इश्यूज आ जाएंगे। तो हम इन बच्चों के दांत निकाल ही देते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपने बताया। लूजली अटैच होते हैं। वेल सेट डॉक्टर। अरे डॉक्टर, एक थंब सकिंग की एक एक मतलब ये आम प्रक्रिया है, बच्चे हाँ, अंगूठे चूसते ही चूसते हैं। और ये हम लोगों के मम्मी पापा ये कहते थे कि अगर अंगूठा चूस रहा है बच्चा तो दांत आगे के ना बाहर निकल जाएंगे। तो वो बहुत सारी चीजें कैसे अंगूठे में उन्होंने वो डाल दिया, लाल मिर्च बांध दिया, वो या कपड़े बांध दिए, बहुत कुछ मैंने देखा भी है क्योंकि मेरा भाई भी थम्स अप करता था। तो अच्छा। ये बहुत सारे टोटके मैंने अपने घर में देखे हुए हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या सच में से दांत बाहर निकल जाते हैं क्या? मतलब नॉर्मली तो हाँ, मेरे भी दांत बाहर है, पर मैंने कभी थम्स अप नहीं किया था। नहीं, दैट इज वो फिर एक हेरिडिटरी फैक्टर, और हमारे फेस के स्ट्रक्चर पे भी होता है, और आपकी स्माइल अच्छी है तो आप वो टेंशन मत लीजिए कि आपके दांत बाहर है, परफेक्टली अच्छे हैं। थैंक यू। हाँ, ये थंब सकिंग की हैबिट जनरली पाई जाती है। हाँ। थंब सकिंग मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है ना, वो थंब सक इसलिए करता है क्योंकि उसको फीडिंग नीड्स होती हैं, हाँ। और उसको एक ऐसा लगता है कि मैं जब अंगूठा चूस रहा हूँ तो मैं सिक्योर्ड हूँ, ऐसे। पर वो अगर एक हैबिट बन जाए 3 साल के बाद, अगर वो कंटिन्यू रहती है, तो उससे बोला जाता है कि साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकता है कि शायद मदर वर्किंग हो या पेरेंट्स वर्किंग हो, तो टाइम नहीं दे पा रहे हो बच्चे को, ये एक फैक्टर हो सकता है। हम्म। बट 3 साल तक भी बच्चे को वो छुड़वाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, और ये 100% बात सही है कि अगर आप अंगूठा चूसते हैं ना, तो अंगूठे का प्रेशर आपके ऊपर के जॉ पे, मतलब जड़बे पे आ जाता है। हम्म। उसकी वजह से जो बोन ग्रो होना चाहिए ना ऊपर के जॉ हाँ का, वो हाँ। नहीं रहता है। प्लस जो टीथ आते हैं ना, वो आपके बाहर की तरफ आते हैं। ओ। तो 3 साल तक तो हम पेरेंट्स को घर पे बोलते हैं कि इनके नाइट गाउन्स भी आते हैं बच्चों के, जो पूरा हैंड कवर कर देते हैं। हम्म। या फिर हम बच्चे पेरेंट्स को बोलते हैं कि उनका जो हाथ है ना, वो उस पे रुमाल बांध के, अब नाइट नाइट सूट जो वो पहनते हैं उनसे अटैच कर ओ। दीजिए वगैरह से, तो वो ताकि नींद में ऊपर ना जाए। तो 3 साल तक तो हम ये चीजें कर सकते हैं। हाँ तीन जी। साल के बाद जब वो एग्रेसिव जैसे हैबिट हो गई, छूट नहीं रही है, तो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी दे सकते हैं हम। जैसे मैंने एक बच्चे को दिया, जैसे उसे डोरेमोन का कार्टून बहुत पसंद था, तो मैंने उसके थंब की इम्प्रेशन ले ली और उसको ऊपर से एक कैप बना के दे दी थंब के ऊपर। मैं और डोरेमोन उस पे मैंने उसको ड्रॉ और पेंट करके दे दिया। तो इट वाज लाइक कि मैं उसको बोलती थी ये आप कार्टून पहन के रखना, तो हाँ। वो उसको रिमाइंडर थेरेपी काम करेगा कि वो मुंह में नहीं नहीं जाना चाहिए डालना वो है। फिंगर। ओ हाँ, वाओ। और अगर इससे भी बहुत सारे हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस भी आते हैं जो हम लोग फिक्स मुंह में दे देते हैं, जिसके ऊपर के वे से हम लोग ऐसे एक्सटेंशन देते हैं, तो बच्चा जब मुंह में फिंगर डालेगा ना, तो वो से एक्सटेंशन टच होंगे, तो बच्चे को रिमाइंडर वे में काम करेगा कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी है, ऐसे। तो बहुत मतलब कितना सारा आपको सारी प्लान चीजें करना पड़ता होती हैं। है। हाँ, कितना कुछ प्लान करना पड़ता है बच्चों के लिए। हाँ, वाह। उनको इंटरेस्टिंग वे में हर चीज प्रेजेंट करनी पड़ती है ताकि वो भी कुछ मजे से आए यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने। आपने बहुत अच्छा
अच्छी अच्छी बातें बताइए मुझे ना। आपका क्लिनिक बहुत अच्छा लग रहा है, पीछे आपके वो सांप सी भी दिख रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप हाँ, मुझे क्लिनिक भी या दिखाइएगा, है ना। श्योर, हाँ पक्का। आप आप अभी बोले तो मैं अभी आपको दिखा सकती हाँ हूँ नहीं, मैं क्लिनिक। लास्ट में देखना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही लास्ट में खूबसूरत है। देखेंगे। मैं या सबसे आपसे एक श्योर। सवाल पहले पूछ ही लूं, है ना। जैसे डाइट की बात, आप मैं पढ़ रही थी, आपके आपके प्रोफाइल में पढ़ रही थी, उसमें आपने लिखा था कि आप लोगों को काउंसिल भी, पेरेंट्स को काउंसिल भी करते हैं डाइट को लेकर। उसकी क्या ये इंपॉर्टेंस है? उसकी ये इम्पोर्टेंस है कि जैसे अभी हमारे में नाइट ब्रशिंग की हैबिट नहीं रहती है, और स्वीट कंजम्पशन, अब के जनरेशन में स्टिकी फूड का कंजम्पशन, इंक्लूडिंग मैं भी, मैं भी। चॉकलेट वगैरह हम सब बहुत खाते हैं। क्योंकि हम अपने आप को रोक नहीं सकते, तो आप बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो अपने आप को रोके। बिल्कुल तो ठीक। हम क्या बनाया करते हैं, 7 डेज का पेरेंट्स को चार्ट दे सकते हैं। इस वे में मैं पेरेंट्स को 7 डेज का चार्ट दे हाँ। सकती हूँ। उसमें हम बच्चों को ही बोल सकते हैं कि आपने 2 टाइम्स ब्रश किया, आपने कितनी बार शुगर इनटेक किया, आप टिक करिए। फिर कितनी बार शुगर, जैसे हेल्दी फूड खाया, उसमें सुबह में ग्रीन वेजिटेबल्स खाए तो वो टिक मार्क करेगा। अब दोपहर को उसने चॉकलेट खाया तो वो क्रॉस करेगा। तो जितने क्रॉस होंगे उसको हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे जैसे जो स्टिकी, जैसे व्हाट आई प्रिफर कि अगर बच्चे को चॉकलेट देना है ना, तो आप नून टाइम में दे दीजिए इंस्टेड ऑफ नाइट। हाँ। क्योंकि हमारे दांत फ्लैट सरफेस के नहीं होते हैं। हाँ। दांतों में ग्रूव होते हैं, लाइंस होती हैं जिनमें फूड स्टिक करता है। अभी हर किसी का पर्सन टू पर्सन वेरिएशन रहता है। हम्म। किसी के शैलो होते हैं तो सेल्फ क्लींस हो जाता है, किसी के डीप होते हैं तो खाना फंस जाता है, हाँ। उनमें कैविटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं इस वे में उनको डाइट चार्ट के लिए काउंसिल करती हूँ। फिर जब वो नेक्स्ट टाइम 7 डेज के बाद सपोज मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको बताऊंगी कि देखो आपके क्रॉस मार्क ज्यादा है, उनको नेक्स्ट वीक में कम करना है, आपके लिए चैलेंजिंग टास्क है, आप ये करोगे तो मुझसे गिफ्ट पाओगे। तो वाह। बच्चा उस वे में वो उसको एक एक टास्क हो जाता है वो बच्चे के लिए कि आप क्रॉस मार्क्स कम करो उस चीज को। आप स्वीट इंटेक लो, पर वो प्रॉपर वे में इंटेक लो। जैसे मैं पेरेंट्स को एडवाइस करती हूँ, उससे चाहिए ना तो आप नून में दे दो। हाँ। ऐसे जैसे बच्चों में 20 दांत होते हैं, हमारे में 32 बोले जाते हैं। किड्स डोंट हैव 32, किड्स को 32 टीथ नहीं होते हैं, उनको 20 होते हैं। तो कोई कोई बच्चे आते हैं जिनके 17, 18 या 20 के 20 दांत ही खराब होते हाँ। हैं। तो उन बच्चों को मैं बोलती हूँ कि रात को मिल्क अवॉइड कर दो, सुबह में मिल्क की हैबिट डालो, क्योंकि बच्चा दूध पी के सो जाता है ऐसे। या हाँ। बॉटल फीड, मदर क्या है कि काफी बार बॉटल मुंह में डाल देते हैं, तो बच्चा उसी वे में हैबिचुअल हो जाता है कि उसी वे में सोना है। तो ये सारी रॉन्ग हैबिट्स है। तो उन वे में उनका पूछ के उनको काउंसिल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, डाइट चार्ट देके उनको ये टास्क देके। तो उससे वो हेल्दी ईटिंग की हैबिट्स बन जाएंगी उनकी। डॉक्टर भी आपकी ना वो बॉटल की बात से मुझे एक बात याद आया। यूजुअली बच्चों को हम शक्कर दे देते हैं ना, छोटा सा, उसमें हनी डिप शक्कर होता है जो न्यू बॉर्न बेबीज के मुंह में तो लगा ही हो, जैसे डॉल के मुंह में लगा के रखते हैं ना। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर बच्चे के मुंह में मैंने वो शक्कर देखा हुआ है। मतलब आप एडवाइस करते हैं क्या? मैं नहीं करूंगी, क्योंकि वो शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं। इनके वे में शुगर सब्स्टिट्यूट्स भी आते हैं, बट बच्चे को आप प्लेन पेसिफायर दे सकते हैं। वो जो शक्कर आप बोल रहे हो ना, उसे पेसिफायर बोला हाँ, जाता है। तो पेसिफायर, वो हाँ। आप, बच्चा रोता है तो मुंह में डाल देते हैं तो वो चुप हो जाता है। नहीं, उसमें डिपिंग के अलावा मैं बोलूंगी कि आप प्लेन पेसिफायर दे दीजिए। या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो फीडिंग की हैबिट डाल देते हैं, बॉटल पिला देते हैं। हम्म। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो दूध की बोतल पकड़ा देते हैं। पहले तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे रहता है, जो 6 महीने से 1 साल तक तो कंपलसरी है। मैं और उसके बाद पेरेंट्स बॉटल की हैबिट डाल देते हैं। पर बॉटल से हैबिट से अच्छा मैं बोलूंगी आप चम्मच और कटोरी में या ग्लास में बच्चे को दूध पिलाने की हैबिट डालिए। जब बॉटल मुंह में जाती है ना और बच्चा सो जाता है ना, सोने में क्या होता है कि जो हमारा सलाइवा रहता है, जो हमारी थूक रहती है, उसका जो फ्लो होना चाहिए ना वो कम हो जाता है। सलाई जो हमारी थूक है उसमें बोला जाता है कि एंटी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है। बट जब उसका स्लो डाउन हो जाएगा ना प्रोसेस बनने का, तो वो जो फूड स्टिक रहेगा ना मुंह में, जैसे दूध हो गया, वो ऊपर के नीचे के दांतों में स्टिक रहेगा ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया अट्रैक्ट होके वो एसिड में कन्वर्ट होके दांत को डिस्टर्ब करना चालू कर देगा। उसमें से मिनरल खींच लेगा, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, जो भी मिनरल्स हैं उसमें वो खींच लेगा अपने पास। तो वो सड़न का प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इवन मैं ये भी एडवाइस करूंगी पेरेंट्स को कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो ना,
तब तो कोई दांत होता नहीं है बच्चे के, पर मलमल के कपड़े से या सॉफ्ट कपड़े से आप गम्स भी पोंछ दीजिए उनके, और टंग भी क्लीन करा कीजिए, क्योंकि टंग वेरी नाइस। में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हाइबर होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं टंग में। तो मैंने देखा टंग है क्लीन करना, वाइट कलर का चिपका होता है यूजुअली बच्चों के ये, उसमें। हाँ हाँ, यहाँ पे मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि टंग क्लीन करनी चाहिए, बट टंग क्लीन करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो न्यूबॉर्न बच्चा हो, चाहे हम हो, चाहे छोटा बच्चा हो, 3-4 साल का कोई भी हो। टंग क्लीन करना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो मैंने यहाँ पे बहुत लैकिंग देखी है अवेयरनेस उस चीज की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें तो हमारे टाइम का याद है कि टंग क्लीनर एक हुआ करता था, वो ऐसे बेंड, हम उसे यूज करना ही करना है। इफ यू आर ब्रशिंग यू हैव टू क्लीन योर टंग, ये एक हमारा हाँ, रिचुअल था। आजकल के कंपल्सरी। बच्चों को मैंने देखा दे डोंट डू, उनका पता नहीं क्या नहीं नया करते स्टाइल है, ब्रश से कर लेंगे, वी क्लीन इट विद द ब्रश, आई डोंट नहीं, नो हाउ डू दे क्लीन इट। नहीं, ब्रश से बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहता है। अभी ब्रश मैन्युफैक्चरर्स देते हैं कि पीछे टंग क्लीन कर सकते हो, बट आई डोंट एडवाइस, क्योंकि उससे बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहता है। इसलिए बच्चों का अभी कुछ ब्रांड्स हैं बच्चों के लिए अलग अलग टंग क्लीनर्स, हार्ट कैंडी शेप के टंग क्लीनर्स निकालते हैं, कुछ निकालते हैं। तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आप उनसे प्रैक्टिस करवा दीजिए, क्योंकि वो सॉफ्ट रहते हैं और वो हार्ट की कैंडी रहता है ऐसे। हाँ, तो उससे क्लीन करने के बोल देती हूँ मैं। बहुत अच्छा बताते हैं। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो कि सारे पेरेंट्स को आप एज अ टिप देना चाहें, ताकि पेरेंट्स इसको ध्यान रखें और बच्चों में अगर उनको नजर आता है ना कि कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो सीधा डेंटिस्ट के पास जाएं? जो कि मैंने आपको बताया ना, हम डेंटिस्ट के पास जल्दी जाते नहीं है, हाँ बड़े होके भी जब लगता है अनबियरेबल हो गया है तो ही हम जाते हैं। तो आप क्या हाँ, कहेंगी? एग्जैक्टली मैं बोलूंगी ना, बच्चा जब बॉर्न होता है ना, जब 6 महीने का होता है, 6 महीने में बच्चे का पहला दांत आता है जो हम्म, नीचे का दांत बोला जाता है। हम्म, तो जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, एक कैजुअल विजिट डेंटिस्ट के पास ले लेनी चाहिए। फर्स्ट विजिट बेबी की 6 मंथ्स पे होनी चाहिए, और ये मैं अर्ज करूंगी इस अभी के पेरेंट्स को कि ये जनरेशन के जो भी बच्चे हैं, स्टिकी फूड्स हैं वगैरह हैं, तो आप 6 मंथ्स पे एक बार विजिट ले लीजिए। जब बच्चे के 3 साल 2.5 साल में, आप बच्चे को 7 साल तक तो पेरेंट्स को ही ब्रश करवाना है, बच्चा खुद ब्रश नहीं कर सकता है। 7 साल तक आप ब्रश करवाइए। उसके बीच में आप देखते हैं कि थोड़ा भी ब्लैकिश हो रहा है बच्चे का दांत, या कुछ बच्चों के दांत कैसे होते हैं कि जैसे हमारे ऊपर के दांत आगे होते हैं, नीचे के दांत थोड़े पीछे होते हैं, कुछ बच्चों में ये रिवर्स होता है। रिवर्स होता है, हाँ। हाँ, अगर आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं ना, उसी वक्त डेंटिस्ट के पास ले जाए, क्योंकि ये जितना जल्दी आप नोटिस करोगे ना, उतना जल्दी वो करेक्ट हो जाएगा, और बहुत इजी और अच्छे वे में करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज अगर आप देखते हैं तो तुरंत बच्चों के पास, आइडियली तो 6 मंथ्स में बच्चों की विजिट डेंटिस्ट के पास एक होनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स नहीं ध्यान जाता है तो एक बार डेंटिस्ट के पास आएगा, तो विथ ऑल मेजर्स, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बच्चे का टीथ देखा जाएगा कि ये बराबर है नहीं है, यहाँ पे कैविटी है। तो 6 मंथ्स पे पहला विजिट, और फिर एवरी 6 मंथ्स पे रेगुलर विजिट डेंटिस्ट के पास ले, तो वो बहुत ही बेहतर है। इवन मैंने देखा है कि काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट एक अलग से भी होते हैं। मुझे देयर इज अ खुद डिफरेंट पहली बार कैटेगरी। पता चला, मुझे खुद पहली बार पता चला। हाँ, तो जैसे चौथे के डॉक्टर होते हैं, जैसे हम लोग ओल्ड पेशेंट्स बोलते हैं, उनके हाँ, स्पेशलिस्ट होते हैं, हाँ, तो बच्चों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर आप उनके पास ले जाओगे तो उन्हें, हमें ट्रेन किया जाता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। हमें 3 साल सिर्फ स्पेसिफिक ये ट्रेनिंग दे के दी जाती है कि बिहेवियर मैनेजमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट तो आप सभी कर लोगे, और जैसे बिहेवियर मैनेजमेंट जो होता है ना, वो आपको 100% फर्क दिखेगा एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट में और एक दूसरे डेंटिस्ट में। तो मैं ये चीज बोलूंगी कि हमारे में भी स्पेशलिटी ब्रांचेस हैं, जैसे गायनेक फिजिशियन अलग होते हैं, वैसे पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, रूट केनाल के डेंटिस्ट, चौथे के डेंटिस्ट सब अलग होते हैं। हमारे और पास भी डिफरेंट ब्रांचेस है। काश काश ये बात मुझे पता होती बचपन में। पता है डेंटिस्ट की तरह डांटते थे हमें, सीधा बैठो, इधर मत देखो, उधर मत देखो। आपको ऐसा डेंटिस्ट चाहिए था ना, हमें कभी बताया ही नहीं गया कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट अलग होते हैं। हम तो बड़े वाले डेंटिस्ट के पास जाते थे, डांट पड़ती रहती थी, गुस्सा आता रहता था, हम बताते भी नहीं थे कि हमें दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि आई पहले कैन नाउ ऐसा रिलेट। था कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है तो एक्सपीरियंस डेंटिस्ट होना चाहिए। मुझे तो काफी बार लोग पूछते हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि एज देख के आप बहुत यंग दिख रहे हो। मैंने बोला हाँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ,
आप आराम से अपने बच्चे को मेरे पास लेके आ सकते हैं। हाँ। अच्छा, बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ बनाया हुआ है। मुझे प्लीज एक बार अपना क्लिनिक दिखाइए ना, मैं चाहती हूँ कि हमारे हाँ, दर्शक भी देखें इसको। पक्का ये तो पक्का पीछे पक्का। मैं आपका सांप सीढ़ी है ना? पीछे तो आपका हाँ सांप पक्का सीढ़ी है। एक्चुअली। हाँ, मैंने एक जो क्लिनिक बनाया है वो पूरा बच्चों को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, ताकि बच्चे यहाँ आए ना तो उन्हें वो बोरिंग सी हॉस्पिटल वाली फीलिंग ना आए कभी भी। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि रिसेप्शन एरिया में मैंने उनके लिए स्पेसिफिक चेयर्स रखी हैं। वाह, और हमारे पास ब्यूटीफुल। यहाँ कुछ गेम्स होती है जो हाँ। हम बच्चों को जैसे वेटिंग एरिया में बैठे हैं तो मैं खिला सकूं ऐसे अच्छा। पजल्स वगैरह। और ये हमारी उनकी ऑपरेटरी एरिया है जहाँ मैंने ये कार्टून कैरेक्टर्स गेम्स सारी रखी हुई है, ताकि जब हम मुंह में अगर इंजेक्शन भी डाल रहे हो तो बच्चों को मैं डिस्ट्रैक्ट कर सकूं कार्टून्स और नंबरिंग सिस्टम से। क्या बात है! क्या बात है! और वाह। ये आप देख सकते हैं उनकी चेयर है, इन पे भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनके फेवरेट, जैसे छोटा भीम हो गया, डोनाल्ड डक हो गया। और डॉक्टर साहब, सच में कलर्स भी आपको लग हमने रहा है वापस बच्चा बनने का मन कर रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा बनाया आपने। और दिस इज कलर्स भी हमने ऐसे सिलेक्ट किया है कि लड़का भी बैठ पाए, लड़कों के लिए ब्लू एंड फॉर गर्ल्स वी हैव केप्ट पिंक। पिंक। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। एंड जो ऐसा कहिए फेस्टिवल आता तो है, बच्चे क्यों ना आए डॉक्टर के पास? दे वुड लव टू कम। और जैसे कुछ बहुत। फेस्टिवल्स हो गए तो वी डेकोरेट दिस चेयर। और वहां पे जैसे क्रिसमस आया था तो मैंने हाँ। क्रिसमस ट्री वगैरह छोटे सैंटा क्लॉज वगैरह लगा दिए। अरे वाह। तो फिर मैं बच्चों को बोलती थी कि अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह बैठोगे ना तो वहां से एक गिफ्ट आपकी। अरे इवन वाह। इवन आफ्टर एवरी विजिट मैं बच्चों को कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ अरे वाह, अरे वाह। एज अ रिवॉर्ड। अगर बच्चा अच्छी तरह मेरे साथ बैठा है तो एज अ रिवॉर्ड मैं उन्हें कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, चाहे वो छोटा बॉल हो गया, स्टेशनरी स्टफ हो गया, कुछ भी। मैं मैं सोच रही हूँ वापस बच्चा बन के आपके पास आऊं, मुझे भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे आपसे। आई बी अ गुड गर्ल। देखिए ना, पक्का ट्विग्स पक्का। एंड सिजर से उन्होंने भी मैसेज किया हुआ है। शी इज राइटिंग एस्थेटिकली अपीलिंग एंड फंक्शनली अप्रोप्रिएट। इनका भी मैंने इंटरव्यू किया था, आप तो जानती ही हैं, या है ना? हाँ तो हाँ। शी हैज वो बीन हाँ, वेरी गुड शी इज वर्क। माय, हाँ वो मैं, हाँ शी इज बिलोंगिंग टू मी ओनली, वो मेरी सिस्टर ही है। तो वी आर, हम लोग सारे ऐसे हैं ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं। अच्छी बात है। मुझे लगता है मैं क्रिएटिव फैमिली के कनेक्शन में आ गई हूँ। और अब मुझे लगता है हम हेल्दी भी हो सकते हैं, इको फ्रेंडली भी हो जाएंगे, सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। तो इट्स लवली मीटिंग यू एंड लवली टॉकिंग टॉकिंग टू यू डॉक्टर। थैंक यू या सो मच, आपने सेम इतना कुछ हियर। आज थैंक बताया। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू और सो अगर मच। कुछ और गाइडेंस चाहिए होगा दांतों को लेकर के बच्चों के, तो मैं आपको पक्का जरूर फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आपसे और भी बहुत सारे सवाल पूछेंगे, है ना? पक्का पक्का पक्का। या थैंक थैंक यू। यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। सी यू सून। या या थैंक बाय। यू। बाय। बाय। थैंक्स अ लॉट। बाय।